दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, खासकर 2 दिन से, कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, खासकर जो इंटरनेट से संचालित बहुत सारे मीडिया जो मंच हैं, जैसे यूट्यूब है, इसके अलावा ट्विटर है, इसके अलावा वेबसाइटों पे बहुत सारी सामग्री आ रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्दी ही जल्दी, बहुत जल्दी एक खतरा बनकर पेश होंगे। किसके लिए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए। और नरेंद्र मोदी की सरकार फिर टिक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जेडीयू उनसे समर्थन वापस ले सकती है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार फिर तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लेंगे और इस तरह 2025 का चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। इस तरह की बातें पिछले 2 दिन से खूब कही जा रही हैं। दोस्तों, मैं अटकलों पे नहीं जाता और न तो मेरा ये मानना है कि अटकलों पर पत्रकारिता इस तरह की जानी चाहिए। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये जुमला बहुत फेमस है। कौन किधर जाएगा? जब नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ गए तो बहुत पहले से प्रेडिक्शंस नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ प्रेडिक्शंस थे। लेकिन इस बार जो बात कही जा रही है कि वो फिर एक बार पलटी मारेंगे, तो इस तरह की स्पेकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई फैक्ट्स, कोई ठोस बात तो सामने आनी चाहिए। इसलिए मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार जी से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। असल खतरा जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को, वो 2 चीजों से है। वो कौन कौन है? पहली जो चीज है वो है जातिवार जनगणना की मांग। सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को है तो वह है जातिवार जनगणना की मांग। और दूसरा जो खतरा है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा इस एपिसोड में। लेकिन एक बात समझिए कि मैं क्यों ये कह रहा हूं कि जातिवार जनगणना से उनको खतरा है। दोस्तों, आरएसएस अंदर से चाहता है कि जातिवार जनगणना ना हो। बयान उसने दे दिया, क्योंकि जो पॉलिटिकल माहौल इस समय देश का है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और उसके सबसे टॉप नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में इस तरह का माहौल बना दिया है कि जो जातिवार जनगणना का विरोध करेगा वो देश की 60% से ज्यादा आबादी में पूरी तरह अलोकप्रिय हो सकता है, अनपॉपुलर हो सकता है, 65-70% आबादी में। और ऐसी स्थिति में वो जोखिम नहीं लेना चाहेगा कि वो अनपॉपुलर हो, क्योंकि सिर्फ अपर कास्ट के बेस पर आरएसएस और बीजेपी भी अपनी राजनीति नहीं चमका सकते और न तो सत्ता में बने रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में जातिवार जनगणना पर उनको कोई स्टैंड लेना था। और यही कारण है कि केरल में जब बैठक चल रही थी आरएसएस की, तो आरएसएस के नेता सुनील अंबेकर, जो प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने आरएसएस की तरफ से बयान दिया कि आरएसएस को जातिवार जनगणना से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे अगर मगर लगाए। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहता कि जातिवार जनगणना हो इस देश में। वो इसके बिल्कुल खिलाफ है, भले वो कह कुछ और रहा हो। कई बार राजनीति में चीजें कहीं कुछ जाती हैं और मन में कुछ होता है, और जो मन में होता है उसी को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा तंत्र लग जाता है। तो वही हाल बीजेपी का है, आरएसएस का जो राजनीतिक मंच है। आरएसएस के इस नजरिए को भारतीय जनता पार्टी रिफ्लेक्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अभी तक नहीं कहा कि वो जातिवार जनगणना कराएगी। इसके पहले 2021-22 में वो लगातार कहती रही है कि जातिवार जनगणना नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि इससे जात पात फैलेगा। सिर्फ 2018 में एक बार राजनाथ सिंह ने कहा था कि जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन इसके बाद कभी नहीं कहा और आज तक नहीं कहा। तो अगर जातिवार जनगणना नहीं कराएगी ये सरकार, तो उसके सामने बहुत बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाली या उनके सरोकारों को, उनके कंसर्न्स को, उनके आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को अपने आप में जोड़ने वाली जो पार्टियां हैं, जो सोशल जस्टिस की पार्टियां अपने को कहती हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो
नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कैसे अब समर्थन करें, क्योंकि उनका जो वोट का आधार है, उनका जो समर्थक वर्ग है, वो स्वयं उनसे नाराज हो जाएगा अगर वो जातिवार जनगणना न कराने के मोदी और अमित शाह की सरकार के फैसले के बाद भी अगर उनके वे घटक, वे उनके मित्र पार्टियां अगर वो फिर भी समर्थन जारी रखती हैं केंद्र की मोदी सरकार को, तो भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी उनके अपने वोट बैंक में, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो या अनुप्रिया पटेल की अपना दल हो या और कोई भी पार्टी हो। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो साथ दे रही हैं, खासकर उत्तर भारत में और मध्य भारत में भी, तो यह स्थिति पैदा होने वाली है। और यही कारण है कि जेडीयू के नेताओं के बीच में दलबंदी हो गई है। जेडीयू के नेताओं का एक सेक्शन जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है, खासकर जो अपर कास्ट पृष्ठभूमि के नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि जातिवार जनगणना न हो। लेकिन जेडीयू में स्वयं नीतीश कुमार और जो नीतीश कुमार के बहुत सारे अन्य साथी हैं, जो कैबिनेट में भी हैं और जो उनकी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, और उनका सबसे बड़ा जो बेस है, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी, उसमें पूरी तरह यूनानिमस व्यू है कि हर हालत में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तो ये सितंबर और अक्टूबर का महीना वो 2 महीना है जब मोदी सरकार को जातिवार जनगणना पर फैसला करना है। और दोस्तों, यकीनी तौर पे यही फैसला सबसे बड़ा खतरा है। अगर वो जातिवार जनगणना के खिलाफ जाते हैं तो यकीनन इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है कि इन पार्टियों में स्वयं विभाजन भी हो जाए, एक खेमा बीजेपी की तरफ चला जाए और दूसरा खेमा वो कहे कि अब हमें मिलजुल कर काम करना है। तो वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार फिर से आरजेडी की तरफ आते हैं, आरजेडी के साथ अलायंस करते हैं, तो इसमें कोई अवश्य मतलब बिल्कुल नामुमकिन बात नहीं है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तब जब नरेंद्र मोदी की सरकार रिफ्यूज कर दे कि वो जातिवार जनगणना नहीं कराएगी। और जो जातिवार सर्वेक्षण बिहार में राज्य स्तर पर श्रीमान नीतीश कुमार की सरकार करा चुकी है, और उन्होंने फैसला लिया था 2021-22 में, और फिर 2023 के नवंबर महीने में ये उन्होंने सामने ला भी दिया सर्वेक्षण और उसकी पूरी रिपोर्ट। 2 अक्टूबर को आंकड़े जारी किए गए थे, बहुत सिंबॉलिक था वो। तो इसलिए ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है कि जातिवार जनगणना मोदी सरकार के भाग्य का फैसला करेगा। दूसरा कि जो 65% रिजर्वेशन का मामला बिहार सरकार का है, जो सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, और अब वो 9th शेड्यूल चाहते हैं नीतीश कुमार की उसको 9th शेड्यूल में डाला जाए, सो दैट कि कोई डिस्प्यूट न रह जाए, वो उसको लेकर कभी कोई कोर्ट में चैलेंज न कर सके। अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट अगर आ जाता है कि साहब उसको ओके करता है सुप्रीम कोर्ट या उसको टर्न डाउन करता है हाई कोर्ट की तरह, तब मसला बनेगा कि क्या होगा। लेकिन इस बीच में अगर 9th शेड्यूल में वो चला जाता है तो इनफ्लेक्चुअस हो जाएगा सारा का सारा मामला, जो केस है वो केस खत्म हो जाएगा। यही चाहते हैं नीतीश कुमार, उनके समर्थक भी बहुत सारे चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बिल्कुल 9th शेड्यूल में न जाए। बड़ी दिलचस्प कहानी है। पिछले दिनों एक बड़े वरिष्ठ मंत्री ने उनकी पार्टी के कहा कि वो तो अब रहा नहीं, अब 9th शेड्यूल में जाने का क्या प्रश्न है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के कारण नीतीश कुमार की पार्टी में डामाडोल मचा है, दलबंदी हो गई है। और सच पूछिए तो जेडीयू नीतीश कुमार की अगुवाई में एकजुट जरूर है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर, जातिवार जनगणना के मुद्दे पर उसमें खंड दिखाई दे रहे हैं, 2 खंड, अपर कास्ट के नेताओं का एक, और जो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटी कम्युनिटी के पसमादा सेक्शंस के जो नेता हैं उनका अलग। इस बीच में क्या होना है वो देखना होगा। लेकिन सच यह है कि जातिवार जनगणना के न कराए जाने का फैसला अगर सरकार लेती है केंद्र की, तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होगा। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।